समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने 4 बेटों के साथ रहता था। उसके बेटों के नाम थे रमेश, कालू, भीमा और हरिया। किसान बहुत गरीब था। सब्जियां बेचना ही उसका एकमात्र आय का साधन था और वो इतना ही कर पाता कि बस अपने परिवार को खिला सके। उसके पास अपने बेटों को देने के लिए और कुछ नहीं था। मेरे बच्चों सुनो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो, सो तुम्हें संसार में बाहर निकलना होगा, अपना पेशा चुनना होगा और किस्मत आजमानी होगी। पर पिताजी, हमें किसी पेशा या कला का ज्ञान नहीं है। हम घर से दूर जाकर क्या करेंगे? यही तो है जिसे तुम्हें मालूम करने की जरूरत है। तुम्हें जाना होगा इस बात को समझने के लिए कि तुम किस काम को करने के योग्य हो। किंतु पिताजी, हम कभी भी अपने बल पर बाहर नहीं गए। मेरे बच्चे, कुछ भी खराब नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम एक किसान की जिंदगी गुजारो। देखो, इस काम से तुम ज्यादा नहीं कमा पाओगे। जाओ और एक फायदेमंद व्यवसाय की तलाश करो। ठीक है पिताजी, यदि आप यही चाहते हैं तो हम अवश्य ही जाएंगे। हाँ पिताजी, हम जाएंगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें 4 रास्ते दिखाई दिए। मेरे ख्याल से हम में से हर एक को इनमें से एक रास्ता चुनना चाहिए और एक बार फिर हम 4 साल के बाद यहाँ आकर मिलेंगे। चारों भाई 4 अलग-अलग रास्तों पर निकल पड़े। रमेश को रास्ते में एक व्यक्ति मिला। मेरे भाई, ये तो अंधी गली है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कोई व्यवसाय सीखना चाहता हूँ, किसी भी तरह का व्यवसाय जो मुझे जीविका कमाने के काबिल बना सके। तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें संसार का सबसे शातिर चोर बना दूंगा। नहीं नहीं, मैं नेकी से कमाना चाहता हूँ, चोरी चकारी से नहीं। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। देखो भाई, तुमसे जेल जाने को कौन कह रहा है? बस चोरी की कला सीखो और फिर उसे भलाई के कामों में इस्तेमाल करो। वो सोचता है कि किसी भी पेशे को सीखने में कोई बुराई नहीं है। रमेश उसकी बात मान गया तो वो उस आदमी के साथ चला गया। वो उसे चोरी की कला में इतना निपुण बना देता है। रमेश कुछ भी चाहता हो वो उसे आसानी से चुरा सकता था, बिना किसी के जाने।
चलते चलते कालू एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक नदी बह रही थी और मीलों तक आसपास कुछ नहीं था। वो नदी के किनारे एक आदमी को खड़ा देखता है। वो एक शीशे से बनी हुई मशीन थामे हुए था। कालू ये समझ न सका कि ये क्या है। वो उसके पास गया। अरे भाई, आप क्या कर रहे हैं? इस मशीन से तुम आसानी से वो चीजें देख सकते हो जो बहुत दूर है। ये जो चीज है इसे कहते हैं दूरबीन। ये चीज तो काफी दिलचस्प लगती है। आप मुझे इसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे? यदि तुम सीखना चाहोगे तो मैं अवश्य ही तुम्हें सिखाऊंगा। उस पल आदमी के साथ रहने लगता है। वो आदमी उसे दूरबीन इस्तेमाल करने की कला सिखाने लगता है। कुछ महीनों में कालू उसमें माहिर हो जाता है। तुमने बहुत अच्छे से सीखा है, इसीलिए यदि तुम जाना चाहते हो तो जाने के लिए आजाद हो। हाँ, एक पूरा साल गुजर चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, ये दूरबीन अपने साथ ले जाओ और इसके साथ तुम कोई भी चीज देख सकते हो, वो चाहे धरती पर हो या आकाश में। इस बीच तीसरा भाई भीमा एक शिकारी से मिलता है। उस शिकारी के साथ उसके घर में रहता है और उससे शिकार का हुनर सीखता है। तुम यहाँ इस मैदान में मेरे साथ अभ्यास कर रहे हो। आज हमें जंगल में अभ्यास करना चाहिए। चलो देखते हैं कि तुम चलते हुए लक्ष्य पर निशाना लगा सकते हो या नहीं। ठीक है। दोनों जंगल में पहुंचते हैं जहां शिकारी भीमा को सिखाता है कि कैसे भागते हुए हिरन पर निशाना लगाते हैं। बाण हिरन को लगता है और वो मर जाता है। भीमा चलो, तुम भी अब निशाना लगाओ। भीमा बाण उठाता है और एक उड़ती चिड़िया पर निशाना साधता है, पर बाण चूक जाता है। भीमा, तुम्हें अभी भी अभ्यास की जरूरत है। आज के बाद हम रोज जंगल में अभ्यास के लिए आएंगे, जैसा आप कहें। हर रोज शिकारी भीमा को अभ्यास के लिए जंगल में लाता। अंत में भीमा अपने आप निशाना लगा सकता था और उसका निशाना चूकता नहीं था। वो शिकार करने की कला में अब माहिर हो चुका था। शाबाश भीमा, अब तुम्हारा निशाना पक्का हो गया है और तुमने इस कला का हर पहलू सीख लिया है। धन्यवाद भाई, आपने मेरी इतनी मदद की है। केवल आप ही के कारण मैं इसे सीखने में कामयाब हो सका। अब मैं घर जाना चाहता हूँ ताकि वहां जाकर मैं अपने पिता की मदद कर सकूं। यकीनन तुम जा सकते हो और अपने साथ ये धनुष और बाण ले जाओ, ये काम आएंगे। सबसे छोटा भाई हरिया एक गांव में पहुंचता है जहां वो एक दर्जी से मिलता है। कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम हरिया है और मैं आया हूँ ताकि मैं कोई व्यवसाय सीख सकूं। ठीक है, मुझे बताओ, क्या तुम दर्जी बनने के इच्छुक हो? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। बेशक, क्यों नहीं, मैं जरूर सीखना चाहूंगा। वो हरिया को सिखाता है जैसे सुई में धागा कैसे डालें, कैसे कोई सिलाई से पहले कपड़े को पकड़ें। अपने पूरे मन से दर्जी हरिया को सिलाई की कला सिखाता है। वो हरिया को सिखाता है इस काम की बारीकियां। जैसे
जैसे समय गुजरता गया, हरिया दर्जी का काम बखूबी सीखता गया। दर्जी हरिया की मेहनत और वफादारी से बहुत खुश था। जब हरिया जाने लगा तो दर्जी ने उसे सुई और धागा दिया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो सुई और धागा, तुम इसे ऊन की तरह नरम रखो और लोहे की तरह मजबूत, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। और जब तुम कपड़ा सियोगे तो उसमें लगे जोड़ को कोई भी नहीं देख सकेगा। चारों भाई उसी जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने 4 साल पहले मिलने का वादा किया था। वहां से वो मिलकर वापस घर गए। घर जाने पर वो अपने पिता को बताते हैं कि उनमें से हर एक ने क्या क्या सीखा। एक दिन वो अपने घर के सामने एक वृक्ष के नीचे अपने पिता के साथ बैठे थे, जब उनके पिता ने कहा, आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी कला में कितने निपुण हो जो तुमने सीखी है। वृक्ष के ऊपर एक घोंसला है, मुझे बताओ उसमें कितने अंडे हैं? 5, ठीक है। रमेश, अब तुम मेरे लिए वो अंडे उस पक्षी के नीचे से निकाल कर लाओ जो उनके ऊपर सेने के लिए बैठी है, पर पक्षी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। रमेश वृक्ष पर चढ़ा और पक्षी की नजरों से बचाकर वो अंडे चुरा लाया। वाह, शाबाश। किसान ने मेज के चारों कोनों पर वो अंडे रखे और अपने बेटे भीमा से कहा, चारों अंडों को एक साथ एक ही तीर से 2 भागों में काटो, पर अंडों के अंदर बैठे चूजे को आंच नहीं आनी चाहिए। भीमा ने अपना तीर निकाला और एक ही तीर में उसने अंडों को 2 भागों में बांट दिया। ये देखकर किसान बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने बेटे हरिया से कहा, अब इन अंडों को वापस सिल दो और मुझे दिखाओ वो पक्षी इन अंडों में से अपने चूजे उत्पन्न कर सकती है। हरिया ने अपनी सुई निकाली और हर एक अंडे को सी दिया और फिर रमेश ने अंडों को वापस घोंसले में रख दिया। पक्षी को पता भी नहीं चला। बहुत खूब बच्चों, तुम सबने पूरी निष्ठा से 4 सालों में ये काम सीखे हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है, पर मुझे यकीन है कि जीवन तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए अच्छा फल देगा। कुछ दिनों के बाद ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि एक अग्नि राक्षस ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया है। राजा ने ये घोषणा की, जो कोई भी राजकुमारी को ढूंढेगा उसके साथ उसका विवाह किया जाएगा। मेरे बेटों, तुम्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। जाओ और राजकुमारी को अग्नि राक्षस से बचा कर लाओ। सभी चारों भाइयों ने अपनी तैयारियां की और राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़े। मैं देख सकता हूँ कि राजकुमारी कहाँ है। अग्नि राक्षस ने उसे एक द्वीप पर समुद्र के बीचों बीच छिपाया है और वो बैठा है इसका पहरा देते हुए। फिर वो राजा के पास गए और उनसे एक नाव की मांग की ताकि वे उस द्वीप पर पहुंच सकें। राजा ने एक जहाज दिया अग्नि राक्षस पास ही सोया है और उसका सिर राजकुमारी की गोद में है। अगर ऐसा है तो मैं निशाना नहीं लगा सकता। कहीं अगर तीर राजकुमारी को लग जाए तो। रुको, मैं राजकुमारी को चुरा लूंगा और उसे यहाँ ले आऊंगा। तुम नाव तैयार रखना। और वे चारों द्वीप पर पहुंचे। रमेश ने राजकुमारी को अग्नि राक्षस से चुरा लिया, पर जब वे सागर की तरफ लौट रहे थे, अग्नि राक्षस जाग गया।
के ऊपर उड़ते हुए उसने उनका पीछा किया। कि भीमा ने अपने तीर से उसे मार डाला, पर जब अग्नि राक्षस पानी में गिरा तो उसके गिरने से जोर से पानी की वजह से नाव फट गया। तो हरिया ने अपनी सुई निकाली और एक लंबा धागा लेकर पीने लगा और जल्दी ही सिल दिया। वे सब उसमें बैठ सके और इसी तरह वो राजकुमारी के घर सुरक्षित पहुंच गए। जब वे राजा के पास पहुंचे, इसके बाद चारों भाई राजकुमारी को लेकर घर लौट आते हैं। तुम चारों आपस में फैसला करो कि राजकुमारी के साथ कौन शादी करेगा। महाराज, इसमें भला क्या संकोच? हमारे सबसे बड़े भाई रमेश ही राजकुमारी के राजकुमार बनेंगे। क्या इसमें तुम्हारे भाइयों को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं नहीं महाराज, हमें भला क्या आपत्ति होगी। अभी तो ये तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आपकी बेटी हमारे पिता समान भाई की पत्नी बनेगी। आज सच में पिताजी को हम भाइयों पर गर्व महसूस होगा। अद्भुत प्यार है तुम सब भाइयों में। अगर इसे बरकरार रखोगे तो तुमसे सर्वशक्तिमान और कोई नहीं। मैं अपनी पुत्री का हाथ रमेश के हाथ में सौंपता हूं और साथ में अपना आधा राज्य भी। और आधे राज्य में सभी मिलकर खूब अच्छे से राज्य का संचालन करते हैं।